वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो फ्रंट्स यानी कि वाताग्र का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर आपको चक्रवात प्रति चक्रवात आने वाले कुछ 3-4 वीडियोस में मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। और जब ये चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये जो जलवायु का अलग अलग तरह का वर्गीकरण है ट्रेवार्था वगैरह का, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। और उसके बाद हम लोगों की जो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मान के चलिए अगले 8-10 वीडियोज में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम लोग अपना आज का टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो क्वेश्चन के आंसर राइटिंग है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके आंसर चेक करूँ, आप लोग चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग करें, तो मैंने एक इस तरह का कोर्स चलाया हुआ है। इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड कोर्स है, ये देखिए यूट्यूब से इस मायने में अलग होगा कि यहाँ पे जो पेड कोर्स है इसमें बहुत ही मैं डिटेल में जाके चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं डिस्कस कर पाता हूँ समय के अभाव में, वो सब मैं यहाँ पे पेड कोर्स में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझसे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसकी PDF लिंक भी टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, तो आप टेलीग्राम में मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं वाताग्र की। देखिए, वाताग्र की बात करें उससे पहले कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। देखिए, वायु में इनस्टेबिलिटी या अस्थायित्व क्या होता है। देखिए, कोई ऐसी वायु जो ऊपर की तरफ उठने लगती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठने लगे, जो वायु ऊपर जाने लगे, उसे हम लोग कहते हैं अस्थायी या इनस्टेबल वायु। यानी कि ऐसी हवा जिसके अंदर ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। तो जैसे इस हवा को हल्का सा भी पुश मिलता है ये ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ही जनरल वे में बात करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत डीप है। और अगर मैं समझाने बैठ गया तो पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा कि इनस्टेबिलिटी क्या होती है। रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन वगैरह में हम लोगों ने इसको कम से कम 7-8 वीडियोस में लगातार डिस्कस किया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो जब कोई वायु देखिए ऊपर उठती है तो उसमें होता क्या है, जो टेम्परेचर है, लगातार वायु का टेम्परेचर कम होता जाता है। जब वायु का टेम्परेचर कम होता जाता है तो इस वायु के अंदर जो आर्द्रता या फिर कह लीजिए कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो बादलों में या फिर मेघ में बदलने लगती है। इसमें रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर होती है, यानी कि कह लीजिए रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर से इसका ताप परिवर्तन होता है। वायु ठंडी होती है और जो इसके अंदर की ह्यूमिडिटी है वो बादलों में बदल जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको इतना रिवाइज करवा दिया है कि जब एयर इनस्टेबल होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होती है वो बादलों में बदल जाती है और बारिश होती है। अब देखिए, बात करते हैं डायरेक्ट उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट क्या होता है इस बारे में। तो उष्ण वायु सक्रिय रूप से शीतल वायु स्थान के ऊपर उठती है। देखिए, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र क्या है। तो देखिए, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र का मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि उष्ण वाताग्र में उष्ण वायु जो है वो सक्रिय रूप से ऊपर उठती है, जबकि जो शीत वाताग्र है उसमें जो वायु है वो निष्क्रिय रूप से उठती है। देखिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए दो लोग आपस में टकरा रहे हैं। एक हो गया तो एक तरफ वार्म एयर मास हो गया, एक तरफ कूल एयर मास हो गया। अगर वार्म एयर मास मान लीजिए अपने आप ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि कूल एयर मास को इसको पुश नहीं करना पड़ रहा है, वार्म एयर मास अपने आप ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठ रहा है, तो इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। और अगर यहाँ पे वार्म एयर मास को पुश कर रहा है, जो कोल्ड एयर मास है वो पुश कर रहा है और तब ये ऊपर उठ रहा है, तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। एक एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था, वो आपको फिर से बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। देखिए, मान लीजिए दो तरह के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। तो जो स्टूडेंट ए है इसको घर वालों को ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, ये अपने आप पढ़ाई करता है, तो ये क्या हो गया, उष्ण वाताग्र हो गया। जबकि जो ये स्टूडेंट बी है ये तभी पढ़ाई करता है जब घर वाले इसको बहुत ज्यादा पुश करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये शीत वाताग्र हो गया। तो उष्ण वायु सक्रिय रूप से शीतल वायु स्थान के ऊपर उठती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में उष्ण कटिबंधीय वायु राशि अपने अग्र भाग में उपस्थित शीतल वायु राशि पर क्रमशः ऊपर चढ़ती है। तो ये देखिए कहाँ पे बनते हैं, थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लीजिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले जो मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, यानी मध्य अक्षांशों के जो चक्रवात होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, इनमें जो उष्ण कटिबंधीय वायु राशि है वो शीतल वायु राशि के ऊपर, या कह लीजिए जो शीत वायु राशि है
उसके ऊपर चढ़ती है धीरे धीरे। तो ये कहाँ पे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ पे बनते हैं, तो मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में। अच्छा, एक बात और है कि जो असातत्य पृष्ठ है इसका झुकाव मंद होता है। तो देखिए, असातत्य पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एक्चुअली क्या है, जहां पे दोनों वाताग्र मिल रहे हैं, यानी कि सॉरी, जहां पे दोनों वायु राशियां मिल रही हैं, गर्म और शीतल वायु राशि के मिलने से, यानी कि वार्म एयर मास और कूल एयर मास के मिलने से एक फ्रंट बनता है। और जहां पे ये वार्म एयर मास प्लस कूल एयर मास मिल रहे हैं, वहां पे एक तरह का, ये देखिए, एक सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है। यानी इन दोनों के बीच की जो सीमा होती है, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है, उसे सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और हिंदी में कहते हैं असातत्य पृष्ठ। तो यहाँ पे देखिए, जो उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट है, इसमें जो सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है ये थोड़ी सी मंद होती है, या कह लीजिए इसका जो झुकाव है वो कमजोर होता है। यानी कि देखिए, जो स्लोप होगा वो इस तरह का होगा। कह लीजिए बहुत ही सिंपल भाषा में एक जेंटल स्लोप होता है। जो ये हमारा सातत्य पृष्ठ है या स्लोप ऑफ इनस्टेबिलिटी है, इसका जो कह लीजिए ये जो स्लोप है ये बहुत ही जेंटिल होता है। वाताग्र के आगे पड़ने वाले क्षेत्रों का मौसम ऊपर और नीचे की वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा और उनके स्थायित्व एवं अस्थायित्व पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए, वाताग्र के आगे के जो क्षेत्र होंगे उनमें मौसम कैसा होगा। अब जाहिर सी बात है, वाताग्र आया है तो मौसम तो बदल जाएगा, लेकिन कैसा मौसम होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ऊपर और नीचे की जो वायु राशि हैं, वार्म और कूल जो एयर मासेस हैं, उनमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कितनी है और उनमें स्थायित्व या अस्थायित्व क्या है। देखिए, थोड़ा सा समझाता हूं तो आप अच्छे से समझेंगे। ये हमारा हो गया कूल एयर मास, तो ये हमारा ठंडा वाला एयर मास हो गया, कह लीजिए कि शीत वायु राशि हो गई। और जो हमारा इधर से आ रहा है वार्म एयर मास, जो यहाँ पे आके इस पे इस वाले फ्रंट पे, या फिर कह लीजिए ये जो स्लोप है जो कि जेंटिल स्लोप है, जिसे हम लोगों ने देखा था अभी, असातत्य पृष्ठ जिसे कहते हैं, तो ये धीरे धीरे सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या असातत्य पृष्ठ के ऊपर चढ़ना चालू करता है। तो ये वार्म एयर मास क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया जितना ज्यादा एयर मास इनस्टेबल होगा उतना तेजी से ऊपर चढ़ेगा, और जितना तेजी से ऊपर चढ़ेगा उतना ज्यादा तेजी से बादल बनेंगे। साथ में देखिए, बादल बनने के लिए क्या चाहिए होती है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो इस वार्म एयर मास में जितनी भी ह्यूमिडिटी होगी उसी के हिसाब से बादल बनेंगे। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मौसम किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये जो एयर मास है दोनों, इनकी स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी की स्थिति क्या है, और दूसरी चीज इनमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कितनी है। अब देखिए, अगर ये जो एयर मास है इसमें स्थिरता है, यानी कि ये स्टेबल एयर मास है, तो जो पच्छाद मेघ वगैरह होते हैं ये सारे बनेंगे। यानी कि जिसे सिरस कहते हैं, या फिर पच्छाद स्त्री मेघ, स्त्री मध्य मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, तो ये सारे मेघ बनेंगे। तो देखिए, पच्छाद मेघ को इंग्लिश में कहते हैं सिरस, और पच्छाद स्त्री मेघ को कहते हैं सिरोस्ट्रेटस, स्त्री मध्य मेघ को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस, और वर्षा स्त्री मेघ को कहते हैं निम्बो स्टेटस। अच्छा देखिए, अगर अभी हम लोगों ने स्थिरता की बात की, अगर एयर मासेस में स्टेबिलिटी है तो ये सारे बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। पर अगर इनस्टेबिलिटी है तो क्या होगा, इनस्टेबिलिटी है तो देखिए क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स वगैरह बन सकते हैं। यानी कि अगर एयर मासेस के अंदर इनस्टेबिलिटी है तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड वगैरह बनेंगे। वायु राशियों में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मेघों के प्रकार और वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है। यानी कि देखिए, बहुत ही सिंपली कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी, जितनी ज़्यादा वेपर होगी, उतने ही कह लीजिए उसी तरह के मेघ या फिर उसी तरह के क्लाउड्स बनेंगे। और ये देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जितनी वेपर होगी उसी तरह के क्लाउड बनेंगे, और उतनी ही बारिश होगी। जब वेपर नहीं होगी तो फिर बारिश कहाँ से हो पाएगी। किसी स्थान से जब उष्ण वाताग्र गुजरता है, देखिए ये उष्ण हो गया, उष्ण होगा। किसी स्थान से जब उष्ण वाताग्र गुजरता है तो वहां तापमान तथा वायु दाब में वृद्धि हो जाती है, और वायु की दिशा में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है और मौसम बदल जाता है। तो ये हो गया उष्ण वाताग्र। अब देखिए, शीत वाताग्र क्या है। जब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक तो तरीका हो गया कि उष्ण वाली जो वायु राशि है या फिर वार्म एयर मास जो है वो अपने आप अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा है और जो कूल एयर मास है वो पुश कर रहा है वार्म एयर मास को ऊपर उठने के लिए, तो ऐसे में जो वाताग्र या फ्रंट बनेगा उसको हम लोग कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र कहेंगे। जब शीतल वायु गर्म वायु को प्रतिस्थापित करे, जैसा हम लोगों ने देखा,
उष्ण वायु राशि का निष्क्रिय आरोहण होता है, यानी कि ये एक तरह से पैसिव कह लीजिए अपलिफ्टमेंट होता है, इसका पैसिव अपलिफ्ट होती है। ये अपने आप उष्ण वायु ऊपर नहीं उठती है, वार्म एयर मास अपने आप ऊपर नहीं उठता है, इसको उठाया जा रहा होता है। अब देखिए जो असातत्य पृष्ठ का ढाल है या फिर जो हमारी ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये प्रपाती होता है, यानी कि कह लीजिए कि स्लोप जो है बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है। इस तरह का स्लोप बनेगा, एक स्टीप स्लोप बनेगा, यानी कि जो वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बहुत ही स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलेगा। जबकि वार्म वाले में क्या था, जेंटल स्लोप था, पर यहाँ पे देखिए कितना तेज स्लोप है, कितना कह लीजिए खड़ी ढाल जिसे हम लोग कहते हैं उस तरह की है। तो शीत वातावरण से भी देखिए क्या घटनाएं घटती हैं, ताप जहाँ पे पहुंचेगा कोल्ड फ्रंट, वहां पे टेम्परेचर अचानक से गिर जाएगा, जो एयर की डायरेक्शन है, जो विंड डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, और जो वायुदाब है यानी कि आपका जो कह लीजिए प्रेशर है उसमें भी अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी, अचानक से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। स्थिर वातावरण क्या है, जब दोनों वायु राशियां स्थिर हो, यानी कि देखिए स्थिरता क्या होती है, जब कोई भी आगे पीछे ना बढ़ रहा हो। तो जब वार्म एयर मास और कूल एयर मास, दोनों का मतलब है वार्म एयर मास और कूल एयर मास, दोनों जब स्थिर हो, एक जगह पे अपनी अपनी जगह पे स्थित बने रहे, तो ऐसे में क्या होता है, स्थिर वातावरण बनता है। इससे क्या होता है, लगातार कई दिनों तक जो आकाश है उसमें बादल छाए रहते हैं, या फिर कह लीजिए लगातार कई दिनों तक क्लाउड्स देखे जाते हैं। जब और ये तब तक बना रहता है जब तक वायु राशियों में विषमता दूर नहीं हो जाती। कहने का मतलब है कि देखिए एक वार्म एयर मास है, एक कूल एयर मास है, तो जब तक कि इनके बीच में जो एयर है या फिर कह लीजिए जो टेम्परेचर है उसकी मिक्सिंग नहीं हो जाती है, यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग जानते हैं टेम्परेचर का स्वभाव होता है कि वो एक बैलेंस बना लेता है। यानी कि एक मान लीजिए आप, चलिए दो बॉल हैं, एक बहुत गर्म लोहे की बॉल है, एक ठंडी लोहे की बॉल है, दोनों को आप पास पास रख दीजिए, जोड़ के आपस में रख दीजिए। जो गर्म वाली बॉल है उसका टेम्परेचर तब तक इस ठंडी वाली बॉल में जाता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। तो यही चीज हमारी एयर के साथ होती है, एयर मास के साथ, कि दोनों में जो है टेम्परेचर का एक्सचेंज होने लगता है, और जब दोनों का टेम्परेचर लगभग लगभग बराबर होने लगता है तो ये जो स्थिर वातावरण है, या फिर कह लीजिए ये जो फ्रंट बन गया है एक, इसको कहते हैं क्वासी स्टेशनरी फ्रंट। तो ये जो क्वासी स्टेशनरी फ्रंट बन गया है ये खत्म हो जाता है, जबकि दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दूर हो जाता है। फिर देखिए आखिरी आता है संरोधित वातावरण, तो इसे कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ये हो गया आपका ऑक्लूडेड फ्रंट। अब देखिए ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है, जब शीत वातावरण तीव्र गति के कारण उष्ण वातावरण तक पहुंच के उससे मिल जाता है। तो देखिए हम लोगों ने देखे हैं दो फ्रंट, एक देखा है कोल्ड फ्रंट, एक देखा है वार्म फ्रंट। तो जब कोल्ड फ्रंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और ये आगे बढ़ता हुआ कोल्ड फ्रंट जाता है और जो वार्म फ्रंट है उससे मिल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं संरोधित वातावरण या ऑक्लूडेड फ्रंट। तो संरोधित वातावरण या जो ये हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट है, इसके दो टाइप है, शीत और उष्ण। तो शीत वाले को कहेंगे कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन, और जाहिर सी बात है उष्ण वाले को कहेंगे वार्म फ्रंट ऑक्लूजन। तो देखिए पहले देख लेते हैं कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन क्या है। शीत वातावरण के पृष्ठभाग में स्थित शीतल वायु राशि का तापमान अग्रभाग की शीतल वायु की अपेक्षा कम होता है और घनत्व अधिक होता है। यानी कि देखिए जो कोल्ड फ्रंट है, जो हमारा कोल्ड फ्रंट है, इसकी जो पीछे पृष्ठभाग यानी कि पीछे के पार्ट में स्थित जो वायु राशि है, वो उसका जब तापमान आगे वाली जो शीतल वायु राशि है उससे कम होता है। यानी कि जो शीत वातावरण है उसके पिछले हिस्से में जो वायु है उसका तापमान अगले हिस्से की वायु से कम है और घनत्व ज्यादा है, तब ये शीत वातावरणीय संरोध बनेगा। दो असमान ताप एवं घनत्व वाली ध्रुवीय वायु राशियों के मिलने से, यानी कि जब दो असमान ताप वाली और अलग अलग घनत्व वाली ध्रुवीय वायु राशियां मिल जाती हैं आपस में, तो इस तरह का शीत वातावरणीय संरोध बनता है। अच्छा, उष्ण वातावरणीय संरोध क्या होगा, जब उष्ण वातावरण के अग्रभाग में स्थित ध्रुवीय वायु राशि पृष्ठभाग की शीतल वायु से अधिक शीतल और सघन हो। देखिए जो शीत वातावरणीय संरोध था यानी कि जो कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि पीछे वाली वायु राशि जो शीत वातावरण है उसके पीछे के हिस्से में जो वायु है वो ज्यादा ठंडी है। अब जो हम लोग वार्म फ्रंट ऑक्लूजन देख रहे हैं तो इसमें क्या है, जो वार्म फ्रंट या जो उष्ण वातावरण है उसके आगे के भाग में स्थित जो ध्रुवीय वायु राशि है वो पीछे वाली भाग से ज्यादा शीतल है और ज्यादा सघन है।
यानी कि देखिए ठीक ऊपर का उल्टा हो गया। आगे के हिस्से में तो पहली बात तो ऊपर कोल्ड फ्रंट था, नीचे वार्म फ्रंट, तो वार्म फ्रंट है। और वार्म फ्रंट के आगे वाले हिस्से की जो वायु है वो कैसी है, ज्यादा शीतल है, पीछे वाले हिस्से से ज्यादा शीतल है और ज्यादा सघन है। तो ऐसा जो वायु राशि ऐसा जो कह लीजिए वाताग्र बनेगा उसे कहेंगे उष्ण वाताग्री संरोध।